नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मुझे स्कूल पहुंचा दो। जब मैं वहां जाकर खूब रोऊंगी तब पापा को मुझे लेने आना ही पड़ेगा। पापा से मिलने की आस में सिसकती हुई 5 साल की अनोखी ने अपनी माँ से कहा। छोटी सी वह बच्ची यह समझने को कतई तैयार ना थी कि उसके पापा उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान जी के पास चले गए हैं और अब वह लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। अनोखी के पापा रमेश की मृत्यु कोरोना से हो गई थी। अनोखी ने अंतिम बार अपने पापा को करीब 20 दिन पहले देखा था, जब ऑक्सीजन स्तर कम हो जाने के कारण उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना पड़ा था। फूल सी बच्ची अनोखी के कहर ढाने वाले सवालों का जवाब घर वालों से देते नहीं बन रहा था। छोटी सी इस बच्ची की बातें घर वालों की आंखें आंसुओं से भर देने के लिए काफ़ी थी, पर किसी में भी उसके सामने रोने की हिम्मत ना थी। ना जाने उनके आंखों में आंसू देखकर अनोखी फिर कौन सा सवाल कर दे जिसका जवाब देने की हिम्मत किसी में ना थी। पुष्पा, दिव्यगंत रमेश की पत्नी, एक तरफ जहां पति का साया सिर से उठ जाने से उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी अनोखी के मासूम सवाल उसके कलेजे को छलनी कर रहे थे। रमेश और पुष्पा के 2 बच्चे थे। बड़ी वाली 10 साल की अवनी, जो थोड़ी समझदार थी, और छोटी 5 साल की अनोखी। छोटी होने की वजह से अनोखी अपने पापा की लाडली थी। अनीला, दिव्यगंत रमेश की छोटी बहन, वह पेशे से एक वकील थी और शहर में ही रहती थी। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर वह भी भागते हुए गांव में अपने घर पहुंची। रोती बिलखती पुष्पा ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे कोरोना की वजह से रमेश का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन हालत में ज़्यादा सुधार नहीं होने से अस्पताल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमित होने और अलग थलग रखने की वजह से अंतिम समय में वह अपने पति से मिल तक नहीं पाई। जिला प्रशासन वालों ने अपनी देखरेख में रमेश के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करवाया। यह सब बताते हुए पुष्पा बिलख पड़ी। अनीला ने उसके आंसू पोंछकर उसे संभाला और हिम्मत देते हुए कहा, भाभी, अब आपको अकेले ही अवनी और अनोखी को बड़ा करना है। अगर आप ही ऐसे हिम्मत तोड़ देंगी तो कैसे चलेगा। अपनी माँ की गोद में सिर रख अनोखी बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही देर पहले सोई थी। बुआ की आवाज़ सुन उसकी आंखें खुल गई। कुछ पल बुआ को निहारने के बाद वह उठकर बैठी और उसकी तरफ देखकर पूछी, बुआ, पापा को साथ लेकर आई हो क्या? अनोखी के मासूम सवालों का उत्तर देने में असमर्थ अनीला ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। आज रमेश की 13वीं का दिन है। उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा रखवाया गया था। बीच आंगन में रखे अपने पिता की तस्वीर पर टंगा हुआ फूलों का माला और उसके इर्द गिर्द हो रही पूजा की तैयारियों को देख अनोखी हैरान थी और दिलों को पिघला देने वाले सवाल कर रही थी। क्यों लटका रखा है पापा की फोटो पर ये माला? चलो हटाओ इसे। पूजा क्यों कर रहे हो मेरे पापा की तस्वीर की? सिसकती हुई अनोखी यह कहते हुए पूजन सामग्री को इधर उधर बिखेरने लगी। फिर पिता के फोटो पर टंगी माला हटाकर फोटो को अपने सीने से लगाए कमरे की तरफ जाने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखी पुष्पा से अब रहा ना गया और दहाड़ मारकर रोती हुई वह एक तरफ जहां अनोखी को संभालती तो दूसरी तरफ बिखरी हुई पूजन सामग्रियों को समेटने में लगी थी। सुरेश, दिव्यगंत रमेश का बड़ा भाई, जो वहीं पास में बैठा था, उससे यह सब देखकर रहा ना गया। वह उठा और अनोखी को अपने गोद में लेकर चुप कराने का प्रयास करते हुए कहा, बेटा, पापा को एक जरूरी काम आ गया है और वह भगवान जी के पास गए हैं। इस पर अनोखी ने सिसकते हुए कहा, ऐसे कैसे चले गए भगवान जी के पास, वो भी मुझे बिना बताए? ताऊ,
आप मुझे भी भगवान जी के पास लेकर चलो ना। अपने ताऊ की तरफ देखकर अनोखी उनसे भगवान जी को फ़ोन लगाने की जिद करती हुई बोली, ताऊ आप भगवान जी के पास फ़ोन लगाओ, मैं भगवान जी से कहूँगी कि मेरे पापा को जल्दी से भेज दो। अनोखी को अपने पापा की बहुत याद आ रही है। विमलेश, दिवगंत रमेश का छोटा भाई, अनोखी का ध्यान भटकाते हुए उसे गोद में उठाकर घर से बाहर की तरफ निकल गया और एक परचून की दुकान पर लाकर उसके पसंद की हर एक चीज़, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, बिस्किट, खिलौने खरीद कर दिए। पर अनोखी का ध्यान तो शहर से आती खाली सड़कों पर ही टिका था कि कहीं से भी उसके पापा दिख जाएं और वो भागकर उनके गोद में चली जाए। तभी अनोखी की नज़र विमलेश के शर्ट की जेब में रखे मोबाइल पर जाकर टिक गई। अपनी तुतलाती हुई जबान से उसने पूछा, चाचू पापा का फ़ोन आपके पास क्यों है? अनोखी के सवाल पर विमलेश का गला भर आया और उससे आंखें चुराते हुए भारी मन से कहा, नहीं बेटा, यह तो मेरा ही फ़ोन है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ये देखो, इस फ़ोन के पीछे मेरा टैटू है जो मैंने और पापा ने मिलकर लगाया था। अपनी कर्कश आवाज में अनोखी ने विमलेश को फ़ोन पलट कर दिखाते हुए कहा। बिना कोई उत्तर दिए विमलेश अपनी गीली आंखों के साथ अनोखी को लिए वापस घर लौट आया और उसे उसकी माँ की गोद में सौंप दिया। फिर भीतर कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ा। लॉकडाउन के इस समय में दिवगंत रमेश की तेहरवी बड़े ही मुश्किलों से रीति रिवाज के साथ संपन्न हो पाई। इसमें शामिल होने कुछ करीबी रिश्तेदार ही आ पाए थे। कार्यक्रम के समाप्त होते ही वे भी अब धीरे धीरे पास जाने लगे। रमेश के बिना वीरान पड़ा घर पुष्पा को काटने दौड़ रहा था और ऊपर से अनोखी का रोना और अपने पापा को ढूंढना अभी भी कम ना हुआ था। हालांकि अनोखी की बुआ अनीला वापस शहर नहीं गई थी और पुष्पा के पास ही रुक गई थी। उसी रात घर पर सभी सो रहे थे। अचानक से अनोखी नींद से उठकर बैठ गई और पापा पापा की आवाज़ लगाकर आंगन की तरफ दौड़ी। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए किसी से बातें करना शुरू कर दी। अनोखी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ पुष्पा की नींद टूट गई। वह भागकर आंगन में आई तो पाया कि अनोखी किसी से बातें कर रही है, पर वहाँ आसपास तो कोई था ही नहीं। आधी रात में अनोखी को हवा से बातें करते देख उसकी माँ पुष्पा भयभीत हो उठी। लपक कर उसने बेटी को गोद में उठाया और कमरे के भीतर लेकर आ गई। फिर दरवाजे पर कुंडी लगा लिया जिससे वह दोबारा बाहर ना जा पाए। अनोखी को अपने सीने से सटा पुष्पा उसे सुलाने का प्रयास करती रही, लेकिन अनोखी अभी भी किसी से बुदबुदा कर बातें कर रही थी। अब फिर से मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। किससे बात कर रही हो बेटा? पुष्पा ने अनोखी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पापा आए थे माँ, उन्होंने मुझे रोने से मना किया है और कहा है कि मेरे लिए ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ, कपड़े लाएंगे। तुम भी नहीं रोना। पापा ने कहा है कि मैं ना रोऊं और तुम्हें भी ना रोने दूं। अपनी माँ के आंखों से आंसू पोंछते हुए अनोखी ने बड़े ही प्यार से कहा। अब अगली सुबह अनोखी थोड़ी देर से उठी, पर आज वह थोड़ी बदली बदली सी थी। ना चेहरे पे सिकन, ना रोना धोना और ना ही कलेजे पे कटार चलाने वाले कई सवाल। उल्टा अपनी तुतलाती जबान में उसने माँ से खुद को स्कूल के लिए तैयार कर देने को कहा। उसके अचानक से बदले व्यवहार पर पुष्पा हैरत में थी, पर ननंद अनीला ने उसे समझाया कि अनोखी को स्कूल जाने दे, जगह बदलेगा, बच्चों के बीच रहेगी तो थोड़ा पापा की याद से उभर पाएगी। अनोखी को नहा धोआकर पुष्पा उसे कमरे में लेकर आई और स्कूल के लिए तैयार करने लगी तो अनोखी ने बड़ी ही समझदारी से अपनी माँ को रोकते हुए कहा, माँ आप जाकर अपना काम करो, मैं खुद से ही कपड़े पहन लूँगी। पापा ने मुझे अपना सारा काम खुद से ही करने के लिए कहा है। अनोखी की बातें बड़ी अजीब थी। जो बच्ची अभी तक इतना चीख चिल्ला रही थी, अचानक से वह इतनी समझदारी की बातें कैसे करने लगी। उसके बदलते व्यवहार पर पुष्पा डरी हुई थी कि कहीं पिता के मृत्यु से अनोखी के दिमाग पर विपरीत प्रभाव ना पड़े हों। खैर, अनोखी स्कूल के लिए तैयार हुई और छोटे चाचा विमलेश ने उसे साइकिल पर बिठा स्कूल पहुंचा दिया। लौटते समय उसने अनोखी को बताया कि छुट्टी होने पर वह उसे लेने आ जाएगा। चेहरे पर चमक भरी मुस्कान बिखेरे अनोखी ने अपना सिर हिलाकर जाते हुए विमलेश को अलविदा किया। विमलेश को यह थोड़ा अजीब लगा,
पर बहुत दिनों के बाद अनोखी के चेहरे पर मुस्कान देख उसके मन को थोड़ा सुकून मिला और शांत मन से वह घर लौट गया। अनोखी को स्कूल गए हुए अभी करीब 2 घंटे ही हुए थे और छुट्टी होने में काफी देर थी। तभी घर के बाहर गली से अनोखी की आवाज आई। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने पुकारा, खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, मम्मा मैं हूं अनोखी, दरवाजा खोलो। अनोखी की आवाज सुन पुष्पा ने भागकर दरवाजा खोला। भीतर कमरे से निकलकर विमलेश भी तेजी से बाहर आंगन में आ गया। तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई, वो भी अकेले? तुम्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया? पुष्पा ने भयभीत होकर अनोखी से पूछा। पास खड़े विमलेश के मन में भी यही सवाल था, जो स्कूल में छुट्टी होने पर अनोखी को लाने के लिए जाने वाला था। लेकिन अभी तो केवल 11 ही बजे थे। मैं पापा के साथ आई हूँ, मुझे दरवाजे तक छोड़कर वह किसी जरूरी काम से कहीं चले गए। अनोखी ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया। मम्मा तुम दरवाजा खुला रखना, पापा जल्दी वापस आएंगे। चमक भरी निगाहों से अनोखी ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा। अनोखी के स्कूल से अकेले घर लौट आने पर सभी भयभीत थे। हालांकि उसके सही सलामत घर पहुंच जाने पर सबने भगवान को शुक्रिया अदा किया। सबके मन में यही खीस थी कि स्कूल वालों ने इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले घर कैसे जाने दिया। मम्मा तुम दरवाजा खुला रखना, पापा जल्दी आएंगे। पुष्पा के दिमाग में अनोखी की कई बातें घूम रही थी, लेकिन उसे पता था कि ऐसा कभी संभव नहीं। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार घर से बाहर झांक कर देख ही लिया कि सच में कोई है तो नहीं, और फिर अपना मन मायूस कर भीतर आ गई। अनोखी को घर पर किसी ने कुछ कहा तो नहीं, हाँ केवल प्यार से इतना समझाया कि बेटा किसी अनजान के साथ इधर उधर कहीं मत जाना। इस पर अनोखी ने तपाक से जवाब दिया, अनजान कहाँ, वो तो पापा थे। अनोखी की हालत देखकर अनीला ने पुष्पा को समझाया कि वह उसे अपने साथ लेकर शहर चली जाएगी। घर और इस माहौल से थोड़ा दूर रहेगी तो शायद उसमें कुछ सुधार आ सके। अपनी बेटी को खुद से दूर करने की बात कर पुष्पा उसे कुछ जवाब ना दे पाई। फिर उसी दिन शाम में अनोखी अभी भी अपने पापा के आने की राह देख रही थी और उसकी नज़र बाहर दरवाजे पर ही टिकी थी। काफ़ी देर होने पर मायूस चेहरा लिए वह विमलेश के पास आई। विमलेश ने उसे बड़े प्यार से अपने गोद में बिठाया और मोबाइल पर एक गेम लगाकर खेलने को दे दिया। मोबाइल अपने हाथों में लेकर अनोखी ने विमलेश से कहा, पापा को फ़ोन लगाकर दो ना चाचू, मुझे उनसे बात करनी है। उसकी बातों पर विमलेश ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि बेटा पापा भगवान जी के पास गए हैं। अनोखी पर विमलेश की कई बातों का तनिक भी असर नहीं दिखा और वह अपने पापा को फ़ोन लगाने की जिद पर अड़ी रही। अंततः विमलेश ने अपने बड़े भाई सुरेश के पास फ़ोन लगाकर उसे सारी बातें बताई और मोबाइल अनोखी के हाथों में पकड़ा दिया। फ़ोन पर सुरेश अनोखी से उसका पिता बनकर बातें कर रहा था, पर कुछ ही देर में अनोखी ने सुरेश की आवाज़ पहचान ली और सिसकते हुए उससे पूछा, आप ताऊ बोल रहे हो ना? आप मेरे पापा नहीं हो सकते, मैं उनकी आवाज़ अच्छे से पहचानती हूँ। इस पर सुरेश ने उसे शांत करते हुए कहा कि बेटा मैं तुम्हारा ताऊ भी हूँ और पापा भी। उसकी बातें सुन अनोखी ने भड़कते हुए कहा, नहीं तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम केवल ताऊ हो, पापा से मेरी बात कराओ ना। अनोखी को समझाने का प्रयास करते हुए सुरेश ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगा। नहीं, पापा से आप क्यों बात करोगे? आपका तो उनसे झगड़ा था ना, और आपकी तो उनके साथ बातचीत भी बंद थी। अपने कानों से मोबाइल सटाए अनोखी ने बिलखते हुए कहा। अनोखी की बातों का सुरेश के पास कोई जवाब ना था। उल्टा उसकी बातें सुन सुरेश का गला भर आया और पलकें भीग गई। बड़ी मुश्किल से बहला फुसलाकर पुष्पा और अनीला ने अनोखी को शांत करने का प्रयास किया और गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गई। अगली सुबह अनोखी को नहलाकर उसकी माँ पुष्पा उसे कपड़े पहनाने लगी तो अनोखी ने उसे रोकर बताया कि बीती रात पापा उसके लिए एक फ्रॉक लेकर आए हैं। पहले तो पुष्पा ने अपनी नन्ही बेटी की बातों को अनदेखा कर दिया, पर बार बार दोहराने पर झल्लाकर उसे चुप करा दिया। जब पुष्पा उसकी बात सुनने को तैयार ना हुई तो अनोखी ने अपने हाथों से कमरे में रखी एक पैकेट की तरफ इशारा किया। पता नहीं कौन लाया ये पैकेट और यहाँ रख कर चला गया, जरूर विमलेश ही लाया होगा। बुदबुदाते हुए पुष्पा कहती है, इसमें मेरे लिए एक फ्रॉक है, कल रात को पापा ने मुझे दिया था, खोलकर मुझे पहना दो। अनोखी अपनी माँ से कहती है।
पुष्पा विमलेश को बुलाकर पूछती है कि ये पैकेट कहीं वह तो लेकर नहीं आया। इस पर विमलेश कहता है कि वह भी इसे पहली बार देख रहा है। पुष्पा पैकेट खोलकर देखती है। सच में उसमें एक सुंदर सा फ्रॉक था। पास में खड़ी अनोखी बड़े ही प्यार से उस ड्रेस को निहार रही थी। शायद कभी रमेश ही यह पैकेट लेकर आए होंगे और अलमारी में रखकर बताना भूल गए होंगे। यह लड़की भी ना आजकल बातें बनाना बहुत सीख गई है। खुद से ही मन बातें करते हुए पुष्पा अनोखी को वह फ्रॉक पहना देती है। फ्रॉक पहनकर अनोखी पूरे घर में इधर उधर इतराती हुई घूमने लगती है और सबको बताती है कि देखो पापा उसके लिए कितना सुंदर फ्रॉक लेकर आए हैं। इसी तरह से ही कुछ दिन बीते। अनोखी और उसके पापा की बातें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक दिन दोपहर में घर पर सब आराम कर रहे थे। अनोखी अपनी बुआ अनीला के पास आकर तुतलाती आवाज में बताती है कि पापा बीमार हैं और हमें बुला रहे हैं, चलो ना उन्हें डॉक्टर को दिखला दो। फिर अनोखी भागकर अपनी माँ के पास जाती है और पापा के बीमार होने की बात बताती हुई उनसे मिलने की जिद करने लगती है। पुष्पा और अनीला दोनों मिलकर उसे शांत कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई फायदा होते नहीं दिखता। रो रो कर अनोखी पूरा घर अपने सिर पर उठा लेती है। शाम को जब विमलेश काम से लौट कर आता है तो अनोखी भागकर उसके पास जाती है और पापा से मिलवाने की जिद करते हुए कहती है, चाचू पापा बीमार हैं और तकलीफ में हैं, उन्होंने हमसे मदद मांगी है। अनोखी के इस नए जिद से सब परेशान थे। पहले तो अनीला ने समझाया कि बेटा पापा भगवान जी के पास चले गए हैं और लौटकर कभी नहीं आएंगे, पर अनोखी यह सब सुनने को तैयार ही नहीं थी। जब अनोखी किसी एक की भी ना सुनी तो अनीला ने पूछा, अच्छा बताओ पापा को क्या तकलीफ है, कहाँ है तुम्हारे पापा? शहर में नदी तट से थोड़े अंदर एक जगह है। पापा पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्तों के साथ वहीं हैं, लेकिन तकलीफ में हैं, अनोखी ने बताया। उसकी बातों को सुन अनीला ने कुछ ना कहा और पुष्पा से पूछी, भाभी शहर में ऐसी कोई नदी है? यह बात अनोखी को कैसे पता है? क्या आप लोग कभी उसे वहां लेकर गए हो? अनोखी आज तक शहर में कभी नहीं गई। हो सकता है कि वह किसी से उस नदी के बारे में बात करते हुए सुनी हो और अपनी कल्पना से बोल रही हो। पुष्पा ने अनीला को बताया। कुछ और दिन बीते, लेकिन अनोखी की शहर में पापा तकलीफ में है यह वाली बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में किसी को उसके बात पर ध्यान ना देते देख अब तो वह आस पड़ोसियों से भी मदद मांगने लगी कि कोई उसे ले चलो और उसके पापा को बचा लो। अनोखी की बातें सुन पड़ोसी भी अब घर पर आकर रमेश के बारे में पूछताछ करने लगे। अनीला और पुष्पा ने विमलेश से निवेदन किया कि एक बार अनोखी को शहर में उस जगह पर लेकर जाए, जिससे अनोखी को मन में तसल्ली हो जाएगी कि उसकी बातें मनगढ़ंत हैं। अगले दिन विमलेश और अनीला अनोखी को लेकर शहर में नदी के उसी तट पर पहुंचे जहां अनोखी ने बताया था। नदी में ज्यादा पानी नहीं था। नदी तट पर पहुंचकर अनोखी ने विमलेश और अनीला को नदी में उतरकर थोड़ा अंदर चलने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी विमलेश उसे गोद में लिए नदी में उतरा और थोड़ा अंदर आया। थोड़ा ही अंदर आने पर विमलेश के पैरों से कुछ टकराया और बड़े मुश्किल से उसने खुद को और अनोखी को संभाला। विमलेश ने महसूस किया कि उसका पैर नदी में किसी भारी चीज के नीचे फंसा था। उसे हटाने का उसने बहुत प्रयत्न किया, पर पैर टस से मस ना हो पाए। तब आवाज लगाकर नदी तट पर खड़े लोगों को मदद के लिए बुलाया। उसकी आवाज सुन नदी तट पर खड़े लोग भागे भागे आए। विमलेश का पैर घुटने तक पानी वाले उस नदी में किसी भारी वस्तु से नीचे जा फंसा था। सबके बहुत मशक्कत करने के बाद भी जब वह ना निकला तो कील नुमा लोहे के रॉड मंगवाकर उस भारी वस्तु को खींचकर बाहर निकाला। तब कहीं जाकर उसका फंसा पैर बाहर आया और उसने राहत की सांस ली। तब तक आसपास लोगों की भीड़ लग चुकी थी। भीड़ को देखकर पास ही ड्यूटी कर रहे 2 पुलिस वाले भी आ गए। तभी विमलेश अनोखी को अपने गोद में लिए हुए विमला और आसपास खड़े लोग चौंक गए। जिस वस्तु से विमलेश के पैर फंसे थे वह एक अधजली लाश थी। थोड़ा गौर से देखने पर अनीला चीखी, भैया यह रमेश की अधजली लाश थी। विमलेश और अनीला के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अनोखी बिल्कुल शांत यह सब देख रही थी। नदी में भीड़ की खबर पाकर प्रशासन के कुछ और अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए और भीड़ को वहां से हटाने का प्रयास करने लगे। जब अनीला और विमलेश को हटाने का प्रयास किया तो अनीला चिल्लाकर बोलने लगी कि
आप प्रशासन वालों की लापरवाहियों का यही नतीजा है कि मेरे भैया की लाश इस हालत में नदी में अधजली हालत में मिली है, जबकि आप लोगों ने इसका दाह संस्कार अपने देखरेख में कराया था। अनीला का गुस्सा और वहां लगी भीड़ की उग्र रूप देख अधिकारियों ने अनीला को शांत रहने का निवेदन किया और समझाया कि कोरोना के इस संकटपूर्ण समय में इतना भीड़ जमा करना सभी के लिए खतरनाक है। अंततः कृपया शांति बनाए रखें। इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अनीला और विमलेश ने भीड़ से निवेदन किया कि आप लोग एक जगह जमा ना हो। कोरोना के खतरे के कारण आप लोग अपने घर जाएं। प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। फिर पुलिस वालों ने पूरे जगह को घेर लिया और भीड़ भी हट गई वहां से। बुआ, पापा अपने दोस्त के साथ यहीं हैं, अनोखी ने धीरे से अनीला के कानों में कहा। अनीला ने वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया कि नदी में जहां रमेश की अधजली लाश मिली है उसके आसपास के इलाके की अच्छी तरह से छानबीन कराई जाए। जिला मुख्यालय पर फोन करके और पुलिस बल को बुलवाया गया और आसपास के पूरे इलाके की छानबीन कराई गई। 16-17 अधजली लाशें पूरी नदी में मिली जो धीरे धीरे सड़ने लगी थी। 14-15 दिन हो जाने के कारण नदी में यह धीरे धीरे नीचे दबने लगी थी और आसपास किसी को कोई बदबू भी महसूस नहीं हुई। विमलेश ने फोन कर बड़े भाई सुरेश को भी बुला लिया। प्रशासन की इतनी लापरवाही देखकर अनीला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह वहां खड़े आला अधिकारियों से इस अमानवीय हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगी। अधिकारियों ने अनीला को भरोसा दिलाया कि इस कुकृत्य के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। साथ ही कोरोना संक्रमित मृत शरीर के अंतिम क्रियाक्रम के लिए जिला के प्रत्येक शवदाह गृह में 24 घंटे उचित अधिकारियों की निगरानी पर लगा दिया गया है। वहां मौजूद एक आला अधिकारी ने अनीला और विमलेश को धन्यवाद दिया जो उन्होंने इतने जिम्मेदारी का काम किया। साथ ही यह भी जानना चाहा कि उन लोगों को पता कैसे चला कि इतने लाश यहाँ फैले हैं। तब अनीला ने अनोखी की ओर इशारा करके रमेश की मृत्यु के बाद घट रही सारी घटनाएं बताई। अनीला की बातें सुनकर उस अधिकारी ने प्यार से अनोखी के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि आज से रमेश की दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा जिला प्रशासन उठाएगा। उस दिन शाम में जिला के आला अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे सावधानी के साथ सभी अधजले लाशों का दाह संस्कार कराया गया। वहीं थोड़ी दूरी पर बने एक लगे बेंच पर बैठे विमलेश और अनीला के गोद में बैठी अनोखी यह सब देख रही थी। तभी अनोखी तेजी से विमला की गोद से उतरी और आवाज लगाती हुई बोली, पापा, पापा, बुआ, चाचू देखो, पापा अपने दोस्तों के साथ ऊपर आकाश में कहीं जा रहे हैं। मुझे देखकर हाथ हिला रहे हैं। बाय बाय पापा। अनोखी अपनी आंखों में आंसू भरकर थोड़ी देर तक आकाश में हाथ हिलाकर अलविदा करती रही। अनोखी को ऐसा करते देख विमलेश और अनीला भी अपनी गीली आंखों से आकाश की ओर हाथ हिलाकर उन अदृश्य ताकतों को अलविदा करते रहे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट कर दीजिए। और हाँ, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और अब मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 10 बजे एक और नई कहानी के साथ।